हाय स्टूडेंट, मैं देवेश कुमार चौधरी इतिहास विषय के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ बीए थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर के साथ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो 12वीं जो शताब्दी है, 12वीं शताब्दी में उत्तर भारत की सामाजिक एवं आर्थिक जो नीति थी उसको हम लोग जानेंगे कि उत्तर भारत की सामाजिक एवं आर्थिक नीति क्या क्या रही है और किस प्रकार से उनका जीवन रहा है। देखिए, जो 12वीं शताब्दी है यानी 12वीं शताब्दी से लेकर के 1526 ईस्वी का जो समय है वह पूरी तरीके से राजपूत काल के नाम से भी जानते हैं हम लोग कि राजपूत काल के नाम से उसको जाना जाता है। 650 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी के बीच का जो समय है उसके विषय में इतिहास में ज़्यादा कोई प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन उसके बाद से जो भी राजपूत जो शासक हुए हैं उन शासकों के विषय में हम लोग जानते भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनकी जो सामाजिक स्थिति थी और जो उनकी जो आर्थिक स्थिति थी इसको आज हम लोग जानेंगे। लेकिन सामाजिक स्थिति में सबसे पहले हम लोग वर्ण व्यवस्था को जानेंगे कि वर्ण व्यवस्था उस समय क्या थी। देखिए, जो 12वीं जो शताब्दी थी उसकी जो वर्ण व्यवस्था थी वह काफ़ी हद तक 4 भागों में उसको बांटा गया है। जैसे प्राचीन कालों में बांटा गया था उस समय भी 4 भागों में बांटा गया है। और समाज में जो सबसे विशिष्ट स्थान था वह ब्राह्मणों का था, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 भागों में समाज को बांटा गया था सामाजिक स्थिति में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय अनुलोम विवाह तथा प्रतिलोम विवाह भी उस समय चल रहा था। विभिन्न जो व्यवसाय थे वे जातियों के आधार पर थे और लोगों के व्यवसाय के नाम पर ही उनकी जाति का नाम भी पड़ गया था, क्योंकि जो जाति का कोई पहले आधार नहीं था। पहले क्या था, जो व्यक्ति जिस व्यापार को करता है वह उसी जाति के नाम से जाना जाएगा। लेकिन प्राचीन काल की जो व्यवस्थाएं हैं वह आगे चल करके पूरी तरीके से जातिगत हो गई कि आप जिस व्यापार को करेंगे उस जाति के रहेंगे, सही है। लेकिन अगर जिस व्यापार को आप नहीं करते हैं तो अगर फिर भी उसको करना चाहते हैं तो भी आपको वह जाति में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं पहले जातिगत जो आधार था वह कर्म पर था, लेकिन उसके बाद यह जातिगत हो गया, यानी कर्म समाप्त हो गया और उसका स्थान जाति ने ले लिया। और इस हिसाब से देखिए, जो ब्राह्मण थे समाज में सबसे विशिष्ट स्थान ब्राह्मणों का था, आज भी है, प्राचीन काल में भी था। और चीनी यात्रियों ने इसका जिक्र भी किया है अपनी रचनाओं में। और 10वीं, 11वीं एवं 12वीं जो शताब्दी है, इन शताब्दियों में अनेक जो यात्री भारत में आए, विदेशी जिन्होंने यात्राएं की, अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा, उसमें उन्होंने इसका जिक्र भी किया है कि भारत की समस्त जातियों में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं। इसका उल्लेख अलबरूनी ने भी किया है अपनी पुस्तक में। ब्राह्मण धार्मिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान के विद्वान माने जाते थे और समाज के मार्गदर्शक के रूप में भी उनको जाना जाता था। और ब्राह्मणों की जो जीवन शैली थी, जो उनका रहन सहन था, खान पान था, वह अन्य जातियों से भिन्न था, क्योंकि उनको समाज में विशिष्ट स्थान प्राप्त था और वे धार्मिक संस्कारों को कराने का काम भी करते थे, यज्ञों को, अनुष्ठानों को भी कराते थे। इसके अतिरिक्त राजतरंगिणी में राजपूतों के अनेक अभिलेखों से यह प्रमाणित होता है कि जो ब्राह्मण थे वे एक योद्धा भी थे। तमाम प्रकार की लड़ाइयों में उन्होंने हिस्सा भी लिया है और उनकी योग्यता का जो आधार रहा है वह केवल धार्मिक नहीं रहा है, बल्कि उनके अंदर युद्ध का ज्ञान भी था। और
12वीं जो शताब्दी है, 12वीं शताब्दी में ब्राह्मणों की जो जातियों का उल्लेख किया गया है कि ब्राह्मणों को कितनी जातियों में बांटा गया था, कितने भाग में ब्राह्मणों को बांटा गया था। तो देखिए, जब हम अध्ययन करते हैं तो उसके बाद हमको ज्ञान होता है कि जो ब्राह्मणों की जो जातियां रही हैं, उनकी जो उपजातियां कौन कौन से रही हैं। तो पहला नंबर आता है गौड़, यानी ब्राह्मणों की उपजातियां गौड़ थीं, कन्नौजियां थीं, कान्यकुंज, सारस्वत, सरयूपारी, यह ब्राह्मणों की उपजातियां थीं उस समय, और इसी नाम से उनको जाना भी जाता था। बहुत सारे लोगों को गौड़ के नाम से जाना जाता था, बहुत सारे जो ब्राह्मण थे वो कन्नौजिया के नाम से भी जाना जाता था। तो तमाम प्रकार की ये चीज़ें थीं। यद्यपि यह सभी उपजातियां रही हैं, लेकिन राजपूत जो थे वे सबसे अधिक किसी का सम्मान करते थे तो वे ब्राह्मण होते थे, यानी ब्राह्मणों का सम्मान करते थे। उसके बाद अगला नंबर आता है क्षत्रिय का। क्षत्रिय जिसे सभी लोग परिचित भी हैं और तमाम तरह कहानियों में इनका उल्लेख भी मिलता है। देखिए, जो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय का भी स्थान समाज में सबसे ऊंचा होता था, लेकिन ब्राह्मणों के बाद दूसरा नंबर का होते थे लोग, लेकिन यह समाज के रक्षक माने जाते थे और समाज की रक्षा करने का काम करते थे। देखिए, क्योंकि पूरे प्रशासन की जो जिम्मेदारी होती थी वह क्षत्रियों की होती थी, और जो क्षत्रिय होते थे उनमें वीरता होता था, दीन दुखियों की सेवा करते थे और युद्ध भूमि पर मृत्यु को प्राप्त करना अपनी गौरव समझते थे। राजपूतों के लिए राजधर्म ही सबसे प्रमुख होता था, और इस हिसाब से क्षत्रियों में देश प्रेम, राजशक्ति का जो मिश्रण होता था यह सबसे उत्कृष्ट होता था। देखिए, जो राजपूतों का जो उदय होता है, यह उनका उदय, देखिए वैदिक काल में जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्षत्रियों के वंशजों के विषय में कि क्षत्रियों के कितने वंशज थे, तो हम लोग यह पाते हैं कि 12वीं शताब्दी में राजपूतों की 36 जातियां थीं, और जो 36 जातियां यानी उपजातियां 36 थीं। क्षत्रिय तो एक ही है, लेकिन उनकी कई उपजातियां थीं। उन उपजातियों में रहने वाले लोगों को भी क्षत्रिय कहा जाता था, यानी 36 जातियों का जो योग है वह क्षत्रिय है। और इस युग में कुछ क्षत्रिय उनके लिए निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त भी अन्य काम भी करते थे, यानी बहुत सारे जो क्षत्रिय होते थे वे व्यापार भी करते थे, इसके साथ साथ खेती भी करते थे। और ब्राह्मणों के समान क्षत्रियों में भी जो अनेक उपजातियों ने जो जन्म लिया था, उन जातियों का जो आधार था वह कर्म पर आधारित न हो करके आगे चल करके जातिगत हो गया। अगला नंबर आता है वैश्य का। वैश्य, देखिए जो वैश्य है, वैश्यों का जो मुख्य कार्य था वह कृषि था, पशुपालन था, व्यापार एवं वाणिज्य था, और राजा की सेना के साथ वैश्य आवश्यक जो भी चीजें थीं उनको लेकर के चलते थे बिक्री के लिए। और यात्रा करते समय देखिए, यानी आप कह सकते हैं कि वैश्य पूरी तरीके से व्यापारी भी थे, लेकिन शूद्रों से इनकी स्थिति थोड़ी अच्छी थी, और प्रायः शूद्र और वैश्यों की स्थिति में ज़्यादा तो अंतर नहीं था, लेकिन यह था कि थोड़ा इनको विशेष स्थान दिया गया था। लेकिन अल-बरूनी ने लिखा है कि वैश्यों को वेद सुनने का अधिकार नहीं था। उसने अपनी पुस्तकों में इसका जिक्र किया है कि कोई भी वैश्य जो होगा वह वेद को नहीं सुन सकता है, यानी वेदों को सुनने का अधिकार इनके पास नहीं होगा। यह एक अपवाद भी रहा है, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता है। लेकिन यह था
कि 12वीं शताब्दी में ऐसी चीजें समाज में विद्यमान थीं। इसके साथ साथ जो भी ग्रंथ धार्मिक ग्रंथ है, उन ग्रंथों को भी रखने का अधिकार इनके पास नहीं था। यानी पढ़ तो नहीं सकते हैं, सही है, लेकिन रख भी नहीं सकते हैं। यानी वैश्यों को कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था 12वीं शताब्दी में। यानी पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि 12वीं शताब्दी में सबसे अधिक प्रभाव किसी का था तो वह ब्राह्मणों का था। यानी ब्राह्मणों का इतना अधिक प्रभाव था कि पूरे समाज पर उनका ही एकाधिकार था। और जो भी ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मणों के समान वैश्यों की भी कई उपजातियां बन गई थीं, जिनमें श्रीमाल, प्रागवाट या उनकी उपजातियां थीं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं शूद्रों की। जैसे नाम से भी आप लोग इसी कल्पना कर सकते हैं। देखिए, शूद्रों की समाज में स्थिति बहुत खराब थी और यद्यपि जितने भी छोटे काम होते थे उन सभी कामों को करने का काम शूद्र करते थे। शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था और ना ही वे जप कर सकते हैं। यानी किसी प्रकार के धार्मिक कर्मकांड को कराने या करने का किसी भी प्रकार से अधिकार शूद्रों को नहीं था। शूद्रों में प्रायः एक नाम आता है जिसको हम सभी लोग जानते हैं, उनको चर्मकार। चर्मकार, देखिए शूद्रों को चर्मकार कहा गया था। चर्मकार मतलब कि जो भी जानवर होते थे, जानवरों के खालों को निकालने का काम चर्मकार का होता था। और यही आगे चल करके इनका नाम चेंज हो गया चर्मकार का, और चर्मकार के स्थान पर इनको आगे चल करके एक अन्य नाम से जाना गया। और यह बहुत बड़ी समाज में विडंबना भी रही है, इनको चमार कहा गया। चर्मकार से चमार हो गए। यह क्यों हुए? तो इसमें अशिक्षा का सबसे बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि उनका चर्मकार इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो जानवर मरते थे तो उनको गांव के दक्षिण दिशा में फेंकने का काम किया जाता था, क्योंकि जो गांव का जो दक्षिण दिशा होता था उधर से हवाएं नहीं चलती थीं, जिसके कारण से बदबू नहीं करता था। यानी किसी भी प्रकार से जानवर की कोई मृत्यु होती है तो बदबू न करे, इसलिए उनको दक्षिण दिशा में फेंका जाता था और उनके खालों को निकालने का काम भी उधर करते थे। तो इनको बहुत ही हेय दृष्टि से देखा जाता था। और आगे चल के जो अधिकांश जो गुलाम होते थे वे भी चर्मकार ही होते थे, इसलिए इनकी स्थिति बहुत ही खराब थी समाज में। और शूद्रों की जो उपजातियां रही हैं, उपजातियां, देखिए इसका उल्लेख अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक में किया है। कहा है कि जो चर्मकार या शूद्रों की जो उपजातियां रही हैं वह मुख्य रूप से चमार, धोबी, मल्हार, मछुआर, यह तमाम इन जातियों को श्रेणी में उसने रखा कि यह जो जातियां हैं यह सभी शूद्रों की उपजातियां हैं और यह सभी शूद्र हैं। और इनको गांव से बाहर रखा जाता था, यानी गांव के दक्षिण दिशाओं में इनको बसाया जाता था और इनको समाज से इनको हटा दिया गया था। इसलिए इनकी पहचान आसानी से हो जाती थी कि ये लोग दक्षिण दिशा में हैं तो ये लोग शूद्र होंगे। उसके बाद आता है नंबर कायस्थ का। देखिए हम लोग कायस्थ के विषय में जानते हैं। देखिए जो 12वीं शताब्दी का जो युग रहा है उसमें कायस्थ नाम की एक नवीन उपजाति का उदय होता है। कायस्थ एक नई उपजाति का उदय होता है
क्योंकि गुप्त काल में लेखक को कायस्थ कहा जाता था। यानी गुप्त काल में जो लेखनी करता था, जो आय व्यय का हिसाब रखता था, वह कायस्थ ही होता था। किंतु 12वीं शताब्दी तक आते आते व्यवसाय के आधार पर इस जाति को कायस्थ कहा गया, कि 12वीं शताब्दी में उनको कायस्थ कहा गया और कहा गया कि लोग व्यापार करते हैं तो इसलिए यह कायस्थ है। लेकिन कायस्थों का जो भी कारण रहा है, यह सभी युग में केवल एक ही रहा है कि यह लेखनी यानी पूरी तरीके से आय व्यय क्या ब्यौरा रखने का काम करते थे। उसके बाद 12वीं जो शताब्दी है, उस 12वीं शताब्दी में हम लोग जानते हैं खान पान के बारे में जानेंगे कि खान पान कैसा रहा है। देखिए, जो 12वीं शताब्दी के जो युग है उसमें प्रमुख भोजन जो था, यानी जो भोज्य पदार्थ रहा है, वह प्रमुख रूप से गेहूं, दाल, ज्वार, मक्का, बाजरा, फल, दूध का उपयोग उस समय के लोग करते थे। यानी पूरी तरीके से कह सकते हैं कि लगभग समाज के 80% लोग शाकाहारी होते थे उसमें, और ये लोग मांस का प्रयोग बहुत कम करते थे। देखिए, मांस और मछली का भी सेवन किया जाता था, लेकिन कम मात्रा में किया जाता था। और लेकिन एक और उस समय व्यवस्था थी खान पान में कि जो भी तत्कालिक जो समाज था, उस समाज में मदिरा का प्रयोग भी लोग करते थे। और मदिरा का जो लोग प्रयोग करते थे, ये लोग शान शौकत के लिए करते थे और अपना सम्मान समझते थे कि हम मदिरा का सेवन कर रहे हैं। और लेकिन ब्राह्मणों में प्रायः मांस और सुरा का सेवन प्रतिबंधित माना गया है, कि कोई भी ब्राह्मण होगा, अगर वो मांस का सेवन करता है, अगर वह ब्राह्मण मदिरा का सेवन करता है, तो ऐसे ब्राह्मणों के दरवाजों पर कोई नहीं जाता था और उन ब्राह्मणों को समाज में सबसे हेय दृष्टि से देखा जाता था। और उन ब्राह्मणों से कोई भी व्यक्ति धार्मिक कर्मकांड नहीं कराता था। इसलिए ब्राह्मणों की स्थिति जो थी वह सम्माननीय थी, इसलिए उनको समाज में अपनी प्रतिष्ठा का डर होता था। अगला है मनोरंजन के साधन। देखिए, उस समय मनोरंजन के साधन क्या क्या थे। देखिए, इस काल में जो मनोरंजन के जो प्रमुख साधन थे, वे प्राचीन युग के संसाधनों के समान ही थे। यानी प्राचीन युग में जो भी व्यवस्थाएं चली आ रही थी, उन व्यवस्थाओं का जो आधार रहा है, यही आधार 12वीं शताब्दी में मनोरंजन के साधनों का भी आधार रहा है। और इस काल में जुआ खेलना, उसके बाद से आखेट करना यानी शिकार करना, संगीत सुनना, नृत्य सुनना, देखना, यह क्या था? यह उसे मनोरंजन के साधन थे। नृत्य को देखते थे, उसका संगीत को सुनते थे, शिकार खेलते थे, जुआ खेलते थे, तमाम प्रकार की यह चीजें उस समय समाज में विद्यमान थी। इसलिए जो 12वीं शताब्दी का जो युग रहा है, यह युग मनोरंजन के साधन में यह प्राचीन काल के समान ही थी। उसके बाद वस्त्र एवं आभूषण। देखिए, वस्त्र एवं आभूषण विभिन्न समय में अलग अलग व्यवस्थाएं रही हैं। जो वस्त्र एवं आभूषण रहा है, यह राजपूतों में अधिकांश हम लोग इसको देखने में मिलता है कि जो राजपूत होते थे वे बहुत ही शान शौकत से रहते थे और साधारण पोशाक धारण बहुत कम करते थे। लेकिन जो साधारण वर्ग के लोग थे, अन्य वर्ग के लोग थे, वे धोती पहनते थे, सिले हुए वस्त्र पहनते थे, रेशमी वस्त्र, सूती तथा विभिन्न रंगों के वस्त्रों का उपयोग भी करते थे। पगड़ी का प्रयोग वे लोग सर में करते थे और स्त्रियां विभिन्न आभूषणों को भी पहनने का काम करती थी उस समय समाज में।
यानी पूरी तरीके से परंपरागत जो वेश था उसको ये लोग धारण करते थे। जो स्त्रियां थीं वे गले में हार पहनती थीं, कुंडल पहनती थीं, अंगूठी पहनती थीं और इस हिसाब से वे लोग अपने आप को बलय कड़े जो था कड़ों को पहनने का काम करते थे, पैरों में छाड़े पहनते थे और या उस समय के जो आभूषण प्रमुख रूप से थे। जो छोटे वर्ग के लोग थे, छोटे वर्ग के लोग हड्डियों का भी आभूषण पहनते थे। जो गरीब होते थे बहुत ही वे लोग मिट्टी के आभूषण पहनते थे। तो यानी कह सकते हैं आप आर्थिक आधार पर उसमें वस्त्र आभूषण पहने जाते थे। यानी जिसकी जैसी स्थिति होती थी उस स्थिति के अनुसार वह वस्त्र धारण करता था। किंतु मूर्तियों के आधार पर ऐसा तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है कि समाज में जो भी हम मूर्तियों को देखते हैं 12वीं शताब्दी की, तो उन मूर्तियों में ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जिससे यह पता नहीं चलता है कि उस समय का आधार क्या था। लेकिन केवल कुलीन वर्ग या ऊंचे वर्ग के जो लोग थे, उच्च कुल के लोग थे, उन लोगों के लिए ही वस्त्र आभूषण प्रमुख स्थान रखते थे। उसके बाद नंबर आता है विवाह का। देखिए जो विवाह था, देखिए विवाह का शाब्दिक अर्थ वर का वधू को उसके पिता के घर से अपने घर ले जाना होता था। विवाह अनेक प्रकार के होते थे उस समय समाज में। सजाती विवाह को ही सबसे प्रमुख माना गया कि सजाती विवाह यानी अपने कुल में होता है। देखिए अंतर्जातीय विवाह को इस युग में भी मिलते हैं कि अंतर्जातीय विवाह भी उस कुल में होता था, लेकिन अंतर्जातीय विवाह को विशेष महत्व नहीं दिया जाता था। इस युग में बाल विवाह पूरी तरीके से निषिद्ध माना गया और जो व्यवस्थाएं रही हैं वह व्यवस्थाएं पूरी तरीके से कुलीन वर्ग के लिए था, जबकि जनसाधारण वर्ग के जो लोग थे वे सजाती विवाह ही अधिकांश करते थे। तो क्षत्रिय होते थे, क्षत्रियों में अधिकांश दूसरे जात में भी उस समय विवाह होता था, क्योंकि जो व्यवस्थाएं थीं वो व्यवस्थाएं यह थी कि आर्थिक आधार था और आर्थिक आधार पर 12वीं जो शताब्दी है कि कोई भी क्षत्रिय होता था तो वह अधिकांश 1 से लेकर के 4 विवाह तक कर सकता था। क्षत्रिय 4 विवाह तक कर सकता था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति पर डिपेंड करता था यह। लेकिन बाल विवाह उस समय समाज में सबसे अधिक था, लेकिन समाज में इसको निषेध माना गया। उसके बाद है स्त्रियों की दशा। देखिए जो 12वीं जो शताब्दी है पूरी तरीके से स्त्रियों की दशा बहुत ही खराब रही है उसमें, और समाज में करीब 12 से 14 वर्ष की उम्र में अधिकांश लड़कियों का विवाह हो जाता था। लेकिन जो शिक्षा था, शिक्षा की स्थिति बहुत ही उसमें दयनीय थी, क्योंकि लड़कियों को लोग पढ़ाना नहीं चाहते थे, यानी स्त्रियों को पढ़ाना नहीं चाहते थे। और इसका जो प्रमुख केंद्र था वह यह था कि उस समय आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। केवल कुलीन वर्ग के लोगों में, स्पेशल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के घर के लोग ही अधिकांश पढ़े लिखे होते थे, लेकिन अन्य वर्ग के जो लोग थे, स्त्रियां थीं, वे बहुत कम पढ़ी लिखी होती थी और समाज में उनको बहुत ही हेय दृष्टि से देखा जाता था और वे घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। लेकिन 12वीं शताब्दी में एक चीज और हम देखते हैं कि 12वीं शताब्दी में पर्दा प्रथा नहीं था, यानी 12वीं शताब्दी में पर्दा प्रथा पूरी तरीके से नहीं था, क्योंकि पर्दा प्रथा की शुरुआत भारत में जो भी तुर्क आए, तुर्कों के आक्रमण के बाद होता है। उस समय महिलाएं बिना पर्दे के कहीं आ जा सकती थी। उसके बाद है दास प्रथा। हम पढ़ेंगे दास प्रथा के बारे में। देखिए जो दास प्रथा है, वह दास प्रथा प्रमुख रूप से समाज में एक अभिशाप के समान था।
क्योंकि 12वीं शताब्दी में समाज में दास प्रथा बहुत ही ज़्यादा विद्यमान थी। दासों से सबसे छोटे जो काम होते थे उन्हीं कामों को कराया जाता था। इसके साथ ही साथ राज्य के अधिकतर दासों को कृषि के कार्य में भी लगाया जाता था और बहुत कम दासों को कृषि कार्य में सहायता मिल पाती थी। किंतु आप कह सकते हैं कि इस काल में कृषि दासों की संख्या भी ज़्यादा थी। साथ ही साथ जब भूमि बेची जाती थी तो उसके साथ साथ दास को भी बेच दिया जाता था। यानी कोई भी व्यक्ति अपने यहाँ किसी व्यक्ति को दास के रूप में रख सकता है, उससे खेती करा सकता है अपने जमीन पर। लेकिन अगर वह किसान अपने जमीन को बेचता है तो फिर वह उस दास को भी बेच देता था। यानी वह जमीन उस दास दोनों को एक साथ बेचना होता था। इसलिए जो दास था वह मात्र एक वस्तु के समान हो गया था। देखिए, इस काल तक जो दास प्रथा थी उसका अत्यधिक विकास हुआ था। 12वीं शताब्दी में समाज जो था यह प्राचीन समाज की तुलना में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ, प्रगति भी हुई, लेकिन अनेक जातियों ने जन्म ले ली थी, जिसके कारण से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक भारत की जो गौरव थी वह धीरे धीरे विलुप्त होती चली गई। और ऐसा प्रतीत होने लगा कि आने वाले समय में जो भारतीयों की जो स्थिति है, जो उनकी संस्कृति है, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। और आगे चल कर के ऐसा हुआ भी। और यह सब क्यों हुआ? तो इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन था? तो इसके लिए सबसे बड़े जो जिम्मेदार थे वह थे भारतीय समाज में ऐसे लोग जिनके अंदर संकुचित विचारधारा थी, जो केवल जातिगत हो गए, जिन्होंने कर्म को प्रधानता नहीं दी। ऐसे लोगों का जब विकास हुआ तो आगे चल कर के 12वीं शताब्दी में उत्तर भारत की जो स्थिति थी वह स्थिति कह सकते हैं आप कि बहुत ही दयनीय हो गई। और दयनीय होने का प्रमुख कारण भी आप लोग पढ़ ही लिए, क्या क्या था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक स्थिति। अभी हमने आपको बताया कि उत्तर भारत की सामाजिक स्थिति कैसी थी, किस प्रकार से लोग रहते थे, उनका किस प्रकार से वस्त्र होते थे, किस प्रकार से उनकी जीवन शैली होती थी, कितनी उनकी जातियां थीं, कितनी उनकी उपजातियां थीं। और हम लोग उससे हट करके आते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को जानते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, यानी किस प्रकार से वे लोग जीवन व्यतीत कर रहे थे। आर्थिक स्थिति देखिए, 12वीं शताब्दी में जो तात्कालिक जो समाज है, हम लोग जब उसका अध्ययन करते हैं तो अध्ययन करने के बाद से हमको यह जानकारी प्राप्त होती है कि ग्राम्य जीवन व कृषि, क्या ग्राम्य जीवन एवं कृषि मुख्य आधार था। क्योंकि 12वीं शताब्दी में उत्तर भारत की अधिकांश जो जनता थी वह गांव में निवास करती थी और अधिकांश लोग कृषि करते थे। इसलिए आर्थिक जो स्थिति है वह ग्राम्य जीवन एवं कृषि पर आधारित थी। इस समय जो मुख्य व्यवसाय रहा लोगों का वह पूरी तरीके से कृषि रहा है और लोग कृषि पर ही डिपेंड होते थे। और अधिकांश जो विदेशी यात्री हैं जिन्होंने भारत का भ्रमण किया और अपनी रचनाओं में उन्होंने इसका जिक्र भी किया कि भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र रहा है
और जो इनकी जीवन शैली रही है उनमें लगभग 90% जो लोग हैं वे गांव में निवास करते हैं और कृषि पर आधारित हैं। उद्योग एवं व्यापार धंधे जो भी थे वे बहुत ही कम थे। तो उनकी जो जीवन शैली थी उसके साथ ही साथ सिंचाई एवं उत्तम किस्म के बीजों का उपयोग भी वे लोग कृषि के रूप में करते थे, कृषि में प्रयोग करते थे। और देखिए यह ऐसा कारण या ऐसा पॉइंट है जो आगे चल करके भारत को गुलाम भी बनाया। उसमें है काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, मसाले। यही भारत के गुलामी के प्रमुख कारण भी रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत पर जो अधिकार किया तो मसालों के लिए ही किया था और मसालों ने ही भारत को गुलाम बना दिया। और कृषि में दालचीनी, काली मिर्च या मालाबार जो था वहीं से सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त होता था। और मालाबार एक बंदरगाह भी रहा है, बहुत बड़ा बंदरगाह भी था और व्यापार के लिए प्रसिद्ध रहा है। गुजरात जो था वह कपास व नील की खेती के लिए प्रसिद्ध रहा है, यानी गुजरात में कपास व नील की खेती सबसे अधिक मात्रा में होती थी। और साथ ही साथ व्यापार जो था वह प्रमुख रूप से कपास का होता था, यानी उस समय जो भारत था वह भारत अन्य देशों को भी कपास बेचता था और उसको धन प्राप्त होता था। लेकिन इसके साथ ही साथ हम लोग जब इसका और अध्ययन करते हैं तो हमको ज्ञात होता है कि भारत किसी एक चीज पर डिपेंड नहीं था, बल्कि कई चीजें सबसे अधिक थीं। नील का व्यापार भी सबसे अधिक मात्रा में उसमें होता था। और साथ ही साथ राजपूत शासकों ने कृषि की ओर विशेष ध्यान भी दिया था और सिंचाई एवं उत्तम किस्म के बीजों की व्यवस्था भी किया था, जिससे जो किसान हैं, किसान अच्छे किस्म के बीजों का उपयोग करें, यानी पैदावार को बढ़ाएं। और कल्हड़ ने राजतरंगिणी में भी इसका जिक्र किया है कि कैसे राजपूत शासकों ने बांधों का निर्माण कराया, जलाशय खुदवाए, उसके साथ साथ किस प्रकार से नहर भी खुदवाए। तमाम प्रकार की चीजें थीं जो उसमें काम किए गए राजपूत शासकों के द्वारा। और यह था कृषकों को अपनी अधिकृत भूमि पर जो मालगुजारी थी वह उपज की 1/6 देनी पड़ती थी। इसलिए भूमि की नापने की जो प्रथा थी वह प्रथा 12वीं शताब्दी में भी थी। भूमि को नापने के लिए हस्त, हल, नाल नामक कई प्रणालियों का भी प्रयोग किया गया, यानी टोटल उसमें 8 प्रणाली के द्वारा जो कृषि या खेत है, खेत की पैमाइश की जाती थी। यानी जो लगान था वह भूमि की पैमाइश पर आधारित थी और यह भूमि पर भी डिपेंड करती थी, यानी किस प्रकार की वह भूमि है, यानी जिस प्रकार की वह भूमि रहेगी उसी के आधार पर लगान देना होगा। लेकिन यह था कि 1/6 भाग राज्य को देना होता था। लेकिन इसके साथ साथ आप जानते हैं कि 10 बीघा जो जमीन होती थी उस जमीन से नीचे वाले को लगान बहुत कम देना होता था, उससे अधिक लगान ज़्यादा देना होता था। और बंगाल में कृषि के लिए बंगाल सबसे प्रसिद्ध था। धन्यवाद।